सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बिहार का इतिहास हमेशा से गौरवशाली रहा है। गौतम बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ने यहीं शांति का उपदेश दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, अशोक, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि महापुरुषों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब का जन्म इसी बिहार की गौरव भूमि पर हुआ है। बिहार खनिज पदार्थों की दृष्टि से और प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से हमेशा ही अग्रणी राज्य रहा है, लेकिन ब्रिटिश काल में इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक बिहार पिछड़े राज्य की श्रेणी में ही गिना जाता है। बच्चों, अब हम बिहार के पिछड़ेपन के कारणों को जानेंगे। तो सबसे पहला बिहार के पिछड़ेपन का कारण है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। बिहार में जनसंख्या की वृद्धि अत्यधिक है। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जनसंख्या वृद्धि में दूसरा स्थान रखता है और यहाँ की जनसंख्या यहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में काफ़ी अधिक है, जिस वजह से सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव इस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है और आर्थिक विकास की गति धीमी होती है या अवरुद्ध होती है। इसलिए इस जनसंख्या को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। दूसरा, आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अब यह आधारिक संरचना होती क्या है बच्चों, इसे हम पहले जानेंगे। आधारिक संरचना वो सुख सुविधाएं हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास, उस देश के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी है। ये वो सुविधाएं देती है जिन सुविधाओं के माध्यम से ये तीनों क्षेत्र विकास करते हैं या अर्थव्यवस्था विकास करती है। अब आधारिक संरचना में हम किन चीज़ों को लेते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आधारिक संरचना दो प्रकार की होती है बच्चों। पहली है आर्थिक आधारिक संरचना और दूसरी है सामाजिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत अच्छी रोड्स, अच्छी बैंकिंग व्यवस्था, अच्छे डैम्स, ये सब व्यवस्थाएं आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत आती हैं। और सामाजिक आधारिक संरचना में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। तो इन दोनों ही संरचनाओं का विकास होना नितांत आवश्यक है, तभी किसी भी राज्य अथवा देश का आर्थिक विकास संभव है। किंतु बिहार में आधारिक संरचना की स्थिति बहुत दयनीय है, जिस कारण यहाँ का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। तीसरा पिछड़ेपन का कारण है कृषि पर निर्भरता। बिहार की जनसंख्या जो है वो अपने आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में अपने जीवन यापन के लिए निर्भर करती है और मात्र 20% जनसंख्या उद्योगों या सर्विस सेक्टर के लिए उपलब्ध है। इतनी जनसंख्या के इतने बड़े भाग का किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहने के बावजूद उससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो हमें बहुत कम मिलता है। मतलब बिहार की जो विकास है या ग्रोथ रेट है, या अगर हम बिहार की आय की बात करें तो 80% पॉपुलेशन लगी है कृषि में, लेकिन उससे वो कंट्रीब्यूट सिर्फ 20% का ही कर रही है। तो ये इतना बड़ा जो गैप है, इस गैप की वजह से भी बिहार का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। तीसरा पिछड़ेपन का कारण है बाढ़ तथा सूखा की से क्षति या उसकी स्थिति। ये हम सभी जानते हैं कि उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार हमेशा सूखे से ग्रसित रहता है। उत्तर बिहार में हिमालय से आने वाली नदियां हैं जो नेपाल से होती हुई बिहार में आती हैं। नेपाल में जब भी बाढ़ का खतरा होता है तो वो पानी को वहाँ से खोल देते हैं और वो सारा पानी बिहार में आ जाता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और बाढ़ से बच्चों
मनुष्यों की, पशुधन की, संपत्ति की, सबकी हानि होती है, सबकी क्षति होती है। इतने वर्षों से जो लोग जोड़ जोड़ के अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं, बाढ़ उसको एक बार में डुबा ले जाती है, जिस वजह से बिहार का आर्थिक विकास बहुत अवरुद्ध हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दक्षिण बिहार है वो हमेशा सूखे की स्थिति का सामना करता है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है, फसलों को पर्याप्त समय में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से किसानों को ज़्यादातर मॉनसून पर निर्भर रहना पड़ता है। इस वजह से खेती पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बाढ़ और सूखे के कारण भी बिहार हमेशा आर्थिक विकास उसका अवरुद्ध ही रहता है। अगला कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। बच्चों, जब बिहार राज्य के साथ झारखंड राज्य जुड़ा हुआ था, उस समय यहाँ पर खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में थी, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हुआ करते थे। लेकिन झारखंड राज्य के बिहार से अलग हो जाने के उपरांत ये स्थिति बदल गई। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे वो सब कहाँ चले गए? झारखंड में। बिहार के पास औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा उद्योग बचे ही नहीं, नगण्य उद्योग थे, और जो थे वो बहुत पुराने समय से लॉसेस में चल रहे थे, हानि में चल रहे थे, रुग्ण अवस्था में थे, बीमार अवस्था में थे, जिस वजह से या तो वो बंद हो गए या वहाँ बहुत उत्पादन कम होने लगा। तो धीरे धीरे उद्योग इस तरीके से वहाँ पे बिहार में उद्योगों की स्थिति हमेशा से अब जो है झारखंड से अलग होने के उपरांत बहुत ही खराब स्थिति में उद्योग आ गए हैं। तो उद्योगों का विकास ना होना आर्थिक विकास को बहुत ज़्यादा अवरुद्ध करता है। उसका कारण है कि कृषि जो है उसमें मौसमी रोजगार मिलता है, मतलब किसी मौसम विशेष में रोजगार मिलेगा, लेकिन 12 मास वहाँ पे हमको रोजगार नहीं मिलता है। तो उस समय जब कृषि में हमारे पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए उद्योग जो है उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव होते हैं। हमेशा उद्योग में हमें रोजगार 12 मास मिलता है, कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहती है। चूँकि बिहार में उद्योगों की स्थिति बहुत दयनीय है और है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है, जिस वजह से बिहार का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। अगला कारण है गरीबी एवं बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है वो किसी भी देश के विकास को रोकने का प्रमुख कारण है। बेरोजगारी होगी तो गरीबी होना लाजमी है। बेरोजगारी के कारण ही गरीबी बढ़ती है, और बिहार में बेरोजगारी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उद्योग यहाँ है ही नहीं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, और कृषि में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। जनसंख्या का दबाव कृषि में सर्वाधिक है, जिस वजह से, और कृषि में तो आपकी छिपी बेरोजगारी भी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो, जैसे कृषि में किसी फसल का मौसम होता है, उस समय रोज़गार मिलता है लोगों को, और जब वो फसल का मौसम बीत जाता है तो वो किसान फिर से, या उसमें जो वहाँ जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं? बेरोज़गार हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से कृषि में छिपी बेरोजगारी भी पाई जाती है। अब ये छिपी बेरोजगारी क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से देखने पे लगता है कि सभी व्यक्ति जो कृषि में कार्य कर रहे हैं वो कृषि के लिए उपयोगी हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन यदि उसमें से 10, 15, 50 लोगों को कार्य से हटा भी दिया जाता है तो भी उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा देखने से क्या समझ में आता है कि वह व्यक्ति अनावश्यक रूप से उस कार्य में लगे हुए थे, उस आर्थिक क्रिया में अनावश्यक रूप से लगे हुए थे, उनकी आवश्यकता वहाँ नहीं थी। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं कुछ बिहार में, गरीबी, बेरोजगारी, जिसकी वजह से बिहार का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। अगला कारण है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अकुशल विधि व्यवस्था एवं प्रशासन। किसी भी राज्य अथवा देश के आर्थिक विकास के लिए विधि व्यवस्था कुशलतापूर्वक होनी चाहिए और शांति व्यवस्था होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की कमी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अब हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय जानेंगे, क्योंकि कारणों को जान लेना ही बच्चों पर्याप्त नहीं है। समस्या को जान लेने के बाद उस समस्या को दूर करना भी नितांत आवश्यक है। तो इन कारणों के बाद हम इसके निवारणों के बारे में जानेंगे कि इन समस्याओं को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो पहली समस्या है हमारी
समस्या थी अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। तो इस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है, यानी जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से हम बिहार के आर्थिक विकास को और अधिक बढ़ा सकते हैं। और बच्चों, ये जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार होगा? परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाकर और महिलाओं को शिक्षित करके। महिलाओं की कम उम्र में विवाह हो जाता है, इस समस्या को भी हमें सुलझाना होगा, तभी राज्य की जनसंख्या पे नियंत्रण रखा जा सकता है। दूसरा, कृषि का तेजी से विकास। चूँकि बिहार की जो जनसंख्या है वह अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, तो कृषि को हमें ज़्यादा विकसित करना होगा। तो कृषि को विकसित करने के लिए हमें क्या करना होगा? जितने भी हरित क्रांति के माध्यम से भारत में जो भी विचारधाराएं आई, जैसे कि उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना, कृषि में यंत्रीकरण का इस्तेमाल करना, यानी मशीनों का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइज़र्स या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके खेती की जो पैदावार है उसे बढ़ाना, तो ये सब उपाय बिहार में अपनाकर हम बिहार की कृषि की स्थिति को और अधिक उन्नत कर सकते हैं। अगला, बाढ़ पर नियंत्रण। जैसा कि हमने कारण में जाना कि बिहार का उत्तरी भाग हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है, जिस वजह से जनधन की हानि हो जाती है। इसलिए बाढ़ पे नियंत्रण करना नितांत आवश्यक है। अब बच्चों, प्रश्न है कि बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे नियंत्रण कैसे? ये तो प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा प्रदत्त आपदा है, तो इस पे मनुष्य किस प्रकार नियंत्रण कर सकता है? तो बच्चों, इसको नियंत्रित करने का उपाय है कि बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं, यदि हम उन नदियों को आपस में लिंक कर दें, आपस में उन नदियों को बांध दें, तो उससे क्या होगा कि बाढ़ का पानी जो उत्तरी बिहार में आ रहा है वो वहाँ से होता हुआ दक्षिण बिहार की ओर चला जाए, तो दक्षिण बिहार जो कि सूखे की समस्या को झेल रहा है, उससे उसको निजात भी मिलेगी और बाढ़ पे नियंत्रण भी कुछ मात्रा तक संभव हो पाएगा। अच्छे डैम्स बनाकर बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। अगला, आधारिक संरचना का विकास। जैसा कि कारण में हमने बात की थी कि बिहार में आधारिक संरचना का जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, तो इस स्थिति को से हमें बिहार को उबारना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आधारिक संरचना का विकास। आर्थिक आधारिक संरचना के साथ साथ सामाजिक आधारिक संरचना का भी विकास करना होगा, यानी कि अच्छे रोड्स बनाने होंगे, अच्छे डैम्स बनाने होंगे, अच्छी ब्रिजेस बनाने होंगे, अच्छे विद्यालय बनाने होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी, बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन चीज़ों का विकास करके हम बिहार के आर्थिक विकास की गति को और तेज़ कर सकते हैं। अगला है औद्योगिक विकास करके। हमने ये जाना कि जब बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे वो सारे झारखंड में चले गए, यह सत्य है। परंतु इसी स्थिति को दिमाग में रख के हमेशा पछताने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने बिहार में जितने भी उद्योग शेष रह गए हैं उनको आगे बढ़ाना होगा, उनके विकास के संदर्भ में सोचना होगा। इसके लिए हमें विदेशों से अगर सहायता, पूंजी की आवश्यकता है तो हमें वो भी लेनी होगी। केंद्र को भी आगे आके बिहार के औद्योगिक विकास के लिए हमें सहायता देनी चाहिए। तो इस तरीके से भी अगर हम औद्योगिक विकास कर पाते हैं तो बिहार का आर्थिक विकास तेज़ी से होगा, क्योंकि बिहार की 80% पॉपुलेशन केवल कृषि में लगी हुई है और कृषि में जो हमें रोज़गार मिलता है वो 12 मास नहीं मिलता, तो यानी बेरोज़गारी की समस्या बनी ही रहती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए उद्योगों का विकास होना नितांत आवश्यक है, जिसलिए हमें मेन फोकस करना चाहिए बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को ये फोकस करना चाहिए कि बिहार में भी हमें उद्योगों का विकास करना होगा। नहीं तो अगर देश का एक क्षेत्र भी, बच्चों, अगर हम जैसे हमारे शरीर का अगर एक अंग भी खराब हो जाता है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं कहलाता, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। उसी प्रकार हमारे भारत देश का यदि एक राज्य बिहार अगर पिछड़ा रह जाएगा या आर्थिक रूप से उसकी स्थिति दयनीय रहेगी तो भारतवर्ष का विकास भी संभव
नहीं है। तो भारतवर्ष के विकास के लिए भी हमें बिहार के आर्थिक विकास की गति को तेज़ करना ही होगा। अगला, रोजगार के अवसर दे गरीबी उन्मूलन करना। गरीबी का उन्मूलन किस प्रकार संभव है? यदि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार में संलग्न करें, उनको नए नए काम धंधे दें। रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर ही हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए समय समय पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार योजनाएं बनाकर रोजगार के नए अवसर देने का काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई भी गई। IRDP, काम के बदले अनाज योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, फिर बाद में 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज, इन दोनों योजनाओं को मिला के नरेगा नाम की एक योजना बनाई गई। नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एक्ट 2006 में आया और 2006 यानी 2006 में भारतवर्ष के सबसे कम विकसित 200 जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई। लेकिन बाद में यह पाया गया कि यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत महत्व की योजना है। इसलिए इस योजना को 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया और तब इस योजना का नाम बदल के नरेगा की जगह मनरेगा कर दिया गया। अर्थात महात्मा गांधी का नाम इस योजना के साथ जोड़ दिया गया। अब बच्चों, इस योजना का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2008। ओके, इस योजना के तहत बहुत सारी बातें हैं। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी वयस्क लोग हैं उनका पंजीकरण किया जाता है, महिला हो या पुरुष। वयस्क महिला और पुरुषों का पंजीकरण किया जाता है और उनके पंजीकरण के उपरांत 15 दिन के अंदर यदि सरकार उन्हें रोजगार देने में अक्षम होती है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस योजना के तहत कम से कम 1 वर्ष में 100 दिन के लिए ग्रामीण वयस्क महिला या पुरुष को रोजगार देना अनिवार्य है। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना की पहुंच भारतवर्ष के हर गांव तक है। इसलिए इस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण दिया गया है, मतलब कुल जितने भी रोजगार दिए जाएंगे उसका 33% का हक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे देखा जा रहा है कि इन सब योजनाओं के माध्यम से सरकार भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों के चलते धीरे धीरे रोजगार बढ़ेगा और गरीबी की समस्या दूर होगी। अगली उपाय है शांति व्यवस्था की स्थापना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मानसिक शांति नहीं होगी, राजनीतिक शांति नहीं होगी, अर्थव्यवस्था में शांति की स्थिति नहीं होगी, तब तक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का विकास करना असंभव होता है। तो राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से हमें अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार को एक ऐसा माहौल देना होगा जिससे वहाँ पर उद्योगपति अपनी आर्थिक क्रियाओं को क्रियान्वित कर सके, शांतिपूर्ण तरीके से क्रियान्वित कर सके। अगला, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। प्रशासन में स्वच्छता से तात्पर्य है भ्रष्टाचार मुक्त एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम से कम हो। भ्रष्टाचार जो है वो उस एक कैंसर के समान है जो पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला करता जा रहा है। भ्रष्टाचार को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि कार्य में, प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम भी बनाए हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, सूचना का अधिकार। इस अधिकार के तहत यदि व्यक्तियों को ये देखने को मिलता है कि किसी योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा है या किसी योजना के अंदर कुछ घपलाबाजी है, तो वो लोग सूचना के अधिकार के तहत
उसका स्पष्टीकरण अधिकारियों से मांग सकते हैं। तो ये सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है भ्रष्टाचार को दूर करने का। इसके अलावा केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। भारत सरकार को भी बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों को देना चाहिए, ताकि बिहार भी अपना आर्थिक विकास कर सके। जैसा कि बच्चों हमने अभी बात की कि देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके सभी राज्यों का, उसके सभी क्षेत्रों का विकास ना हो। तो अगर बिहार पिछड़ा राज्य रह जाता है तो देश का विकास भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम, है ना बच्चों को वो बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने भी ये कहा है कि बिहार के विकास को बिना किए हम देश का विकास नहीं कर सकते, अर्थात बिहार के आर्थिक विकास की तरफ हमें पूरा ध्यान देना होगा। इसलिए केंद्र सरकार को आर्थिक मदद बिहार के विकास के लिए करनी चाहिए। इसके लिए एक उपाय किया जा सकता है, विशेष राज्य दर्जा, जिसकी मांग बिहार सरकार पिछले कई वर्षों से केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए सहयोग मांग रही है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाने के बाद बिहार के आर्थिक विकास की गति में तेज़ी आ जाएगी। बच्चों, ये विशेष राज्य होता क्या है या विशेष राज्य का दर्जा से इस कॉन्सेप्ट से क्या अभिप्राय है? तो विशेष राज्य का दर्जा जिस भी राज्य को दिया जाता है वहाँ केंद्र सरकार अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता देती है। उसके साथ साथ उस क्षेत्र में करों में, टैरिफ्स में, प्रशुल्क और करों में बहुत रियायत देती है। अर्थात वहाँ पे जो भी नए उद्योग धंधे खोले जाएंगे या कोई भी आर्थिक क्रिया वहाँ की जाती है तो उस पे लिए जाने वाले टैक्स की मात्रा कम हो जाती है, जिस वजह से जितने भी एंटरप्रेन्योर या साहसी होते हैं, जो उद्यमी हैं, जो अपने व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। उनको कम टैक्स पे करने की वजह से उनकी जो लागत है वो कम हो जाती है और वो प्रोत्साहित होते हैं अधिक नए प्लांट्स, नए आर्थिक क्रियाएं वहाँ करने के लिए। तो बिहार इस मांग को कई लंबे समय से केंद्र सरकार से कर रहा है। यदि केंद्र सरकार इस बिहार राज्य की इस मांग को मान लेती है तो निश्चित रूप से बिहार का आर्थिक विकास में एक गति आ जाएगी। बिहार के विकास की स्थिति। सबसे पहले हम बिहार के पिछड़ेपन के कारणों को जानेंगे। तो पहला कारण है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। अगला, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। अगला, औद्योगिक पिछड़ापन। अगला, गरीबी एवं बेरोजगारी। अगला, अकुशल विधि व्यवस्था एवं प्रशासन। इन कारणों के बाद हम इन कारणों को दूर करने के उपायों को जानेंगे। सबसे पहला, जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा, कृषि का तेजी से विकास। तीसरा, बाढ़ पर नियंत्रण। चौथा, आधारिक संरचना का विकास। पांचवा, औद्योगिक विकास। छठा, रोजगार के अवसर दे गरीबी उन्मूलन। सातवां, शांति व्यवस्था की स्थापना। आठवां, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बच्चों, अभी हमने बिहार के आर्थिक विकास के बारे में जाना। अभी हम ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में जानेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, हम सभी जानते हैं कि भारत को प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का तात्पर्य है कि यहाँ संपदा बहुत अधिक थी, जिस वजह से इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी संपदा से ही प्रभावित होकर बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किए।
ब्रिटिशर्स भी यहाँ की संपदा से प्रभावित होकर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। उद्देश्य उनका व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे वह यहाँ पर शासन करने लगे और भारत को उन्होंने एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में बदल दिया। और जहाँ का पूरा कंट्रोल, यहाँ की शासन व्यवस्था का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत को अपना देश नहीं माना। वह यहाँ की संपदा को लूटकर अपने देश ब्रिटेन ले जाते थे, जिस वजह से यहाँ पर वेल्थ ड्रेन हुआ, यानी कि यहाँ की संपत्ति यहाँ से कहाँ चली गई? ब्रिटेन में। ब्रिटिशर्स ने भारत का भरपूर शोषण किया। उसने यहाँ की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। किसानों को फोर्सफुली नील की खेती करने के लिए या नगदी फसलों की खेती करने के लिए कहा जाता था, या ऐसी वस्तुओं की या ऐसे पदार्थों की कृषि करने को कहा जाता था जो कि ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती थी, जिस वजह से भारत में कृषि की जो स्थिति थी वह बहुत दयनीय हो गई। खाद्यान्नों की कमी अथाह हो गई, जिस वजह से खाद्यान्नों का आयात विदेशों से करवाना पड़ा हमें। उद्योगों की स्थिति भी दयनीय थी, उद्योग तो लगभग नष्ट हो गए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के शासनकाल में जब हमें आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को जब हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी और स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। तब हमारे राजनेताओं के सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इस पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार किया जाए। कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारी अर्थव्यवस्था आज दयनीय स्थिति में आ चुकी थी, जहाँ पर खाद्यान्नों की कमी थी, उद्योग धंधे नहीं थे, तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है उसका नामो निशान नहीं था। इसलिए फिर योजना आयोग बनाया गया। यह योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित किया गया। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात जिस समय जो प्रधानमंत्री होंगे वो योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष रहेंगे। यह योजना आयोग 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाता था, लेकिन ये योजना आयोग केंद्र स्तर पे था, ठीक है। तो केंद्र स्तर पे होने के कारण राज्यों द्वारा ये मांग की जाने लगी कि चूँकि भारत विभिन्न राज्यों का देश है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे योजना आयोग में हो। तो इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की। इस काउंसिल में, इस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य हुआ करते थे और योजना आयोग जो भी योजना बनाता था उसका फाइनल अनुमोदन या फाइनल अप्रूव करने का अधिकार NDC या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ही था। बाद में इस योजना आयोग द्वारा निर्मित 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत का विकास हुआ। सबसे पहली 5 वर्षीय योजना जो बनी उसमें कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया, कृषि विकास पर बल दिया गया, क्योंकि भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा केवल कृषि पर जीविका के लिए निर्भर था। तो कृषि का विकास होना नितांत आवश्यक था। उस समय हमारी कृषि की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, खाद्यान्नों की कमी थी, हमें खाद्यान्नों का विदेशों से आयात करना पड़ता था, जिस वजह से विदेशी विनिमय, भारत का बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय विदेशों में चला जाता था। तो इस स्थिति से निपटने के लिए पहली 5 वर्षीय योजना का जो मुख्य ध्यान था वो कृषि का विकास करने का था। फिर दूसरी 5 वर्षीय योजना जब आई तो उसमें कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी फोकस किया गया, क्योंकि उद्योग जो थे भारत के वह भी पिछड़ी स्थिति में थे। तो उद्योगों के विकास के लिए महालनोबिस नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उनके मॉडल के आधार पर हमने द्वितीय 5 वर्षीय योजना बनाई और वृहद उद्योगों यानी कोर इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट,
बड़े बड़े जो बिजली के कारखाने, इन सब को खड़ा किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इस 1960 के दशक में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में हरित क्रांति आई। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया। इसमें 3 मुख्य बातें थीं। पहली, कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाए, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, कृषि में यंत्रीकरण अर्थात कृषि में मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशिंग मशीन्स हैं, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से उत्पादकता, कृषि में उत्पादकता बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। फिर भी पाया गया कि हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव गेहूं और धान की कृषि पे ही ज़्यादा पड़ा और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहा, क्योंकि यह राज्य पहले ही आर्थिक दृष्टि से आगे थे, तो वो इन महंगे इक्विपमेंट्स को खरीदने में सक्षम थे। तो इस तरीके से हरित क्रांति भारत में आई, जिसने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के सहारे देश का आर्थिक नियोजन चल रहा था। फिर बीच में 1990 का समय आया। ये बहुत बड़े आर्थिक संकट का समय था भारत में। इस समय भारत के पास 15 दिन का भी वो आयात करवा सके इतना विदेशी विनिमय नहीं था। भारत गहन आर्थिक संकट की स्थिति में था। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए यह सोचा गया कि हम लोग 1991 से 1951 से योजना आयोग द्वारा निर्मित नीतियों के अनुसार विकास कर रहे हैं। तब कहाँ गलती हो गई, किस वजह से हमारी सभी नीतियाँ हमें नकारात्मक परिणाम क्यों देने लगी कि हमारे ऊपर इतना गहन आर्थिक संकट आया। तो एक नई आर्थिक नीति लाई गई। उस समय 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ों को शामिल किया गया: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब हुआ कि जितने भी आर्थिक क्रियाएं थीं वो बहुत रूल्स रेगुलेशन से कॉम्पैक्ट थी। किसी भी आर्थिक क्रिया को शुरू करने से पहले बहुत सारे पेपर वर्क्स को पूरा करना पड़ता था, तो उसमें लचीलापन लाया गया ताकि जो व्यवसायी हैं, जो उद्यमी हैं, वो इस अनावश्यक पेपर वर्क से बच सकें और उन किसी भी काम को करने के लिए वो आगे आए, मोटिवेट हो। तो इस उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, लचीलापन लाया गया कानूनों में। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अभी तक जितने भी हमारे एंटरप्राइजेस थे उनमें मुख्यतः सरकार का नियंत्रण था, तो उनको प्राइवेटाइज्ड किया गया। सरकार ने अपने अंश को कम किया और निजी व्यक्तियों के अंश को बढ़ाया। तो प्राइवेटाइजेशन आने से आर्थिक विकास की गति तेज़ हुई, क्योंकि निजीकरण का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। अभी तक सरकार अपने आर्थिक सामाजिक कल्याण के दृष्टि से उत्पादन कर रही थी, जिस वजह से सार्वजनिक उपकरण जो हैं वो बहुत लॉस में चल रहे थे। तो उन लॉस में चलने वाले उपकरणों को सरकार ने उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब अपने अंश को कम करके उसे प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। तो निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इस निजीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक विकास की गति को और तेज़ किया। और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का तात्पर्य हुआ अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो भारत को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं? बच्चों, आयात निर्यात के माध्यम से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश से जोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं था बच्चों कि 1990 से पहले हम आयात या निर्यात नहीं करते थे, तब भी आयात और निर्यात होता था, लेकिन तब वो बहुत सारे नियंत्रणों में था, कंट्रोल्ड वे में था, कोटा निर्धारित था। लेकिन 1990 की जो आर्थिक संकट है उसने नीति को परिवर्तित कर दिया। अब हम लोगों ने अधिक मात्रा में आयात और अधिक मात्रा में निर्यात दोनों पर फोकस किया।
तो 1990 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई उसे हम शॉर्ट फॉर्म में LPG पॉलिसी कहते हैं। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। इसके बाद तब से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने योजना आयोग की बनाई पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार ही विकास कार्यक्रम या आर्थिक नियोजन भारत में हुआ। लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठित हुआ और हमारा 15 मार्च 1950 को गठित किया गया योजना आयोग को हमने डिमोलिश कर दिया, उसको भंग कर दिया और उसके स्थान पर एक नई संस्था, एक नया ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आया जिसका नाम नीति आयोग है, NITI। अब इस नीति का अभिप्राय क्या है या इस नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात भारत को परिवर्तित करने वाला इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जो नए भारत का निर्माण करेगी, ऐसा भारत जो विकास की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा भारत जो विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में जाए। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात जो जिस समय प्रधानमंत्री होंगे वह नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? हाँ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री राजीव कुमार और CEO हैं श्री अमिताभ कांत। मैं बोर हो रही हूँ। ओह, तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? 2 से 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग,
60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अब्बा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अब्बा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अब्बा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा
आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। Telekovic ka na rin. Yan na. आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ, आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और ये इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे
तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।